नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नई क्लास में। नए प्रश्नों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं जीके इन हिंदी के हमारे इस चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज भारत से संबंधित सभी तरह के सामान्य ज्ञान को हम देखने वाले हैं। अधिकतर भूगोल से संबंधित होंगे ये क्वेश्चन। इंडिया के जो भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आज रहने वाले हैं। सभी जीके जो आपके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने जैसे क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको प्रश्नों के साथ प्रश्नों के उत्तर तो बताएंगे ही, और इसके साथ कुछ अन्य जानकारी भी इनके बारे में हम आपको देते ही चलेंगे। तो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य या सतपुड़ा पर्वतमाला यानी विंध्यांचल, विंध्य यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में से, यानी ये जैसे दोनों दो पहाड़ियाँ है, तो इन दोनों के बीच में से जो नदी बहती है वो कौन सी नदी हुई? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, नर्मदा नदी, महानदी, सोन नदी और नेत्रावती नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? नर्मदा नदी। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल निकालेंगे हम। तो सबसे पहले सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, इसका एक और नाम क्या है? कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है। तो कृष्णगिरी पर्वतमाला। सतपुड़ा को हम कौन से नाम से जानते हैं? कृष्णगिरी पर्वतमाला के नाम से। और इसके साथ जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, इससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले नदी दामोदर नदी, एक नदी बहती है। देखिए, विंध्याचल पर्वत की बात कर रहे हैं अभी हम, विंध्याचल पर्वत की। तो एक है दामोदर नदी, ब्रह्म नदी यानी ब्राह्मणी नदी, महानदी, विंध्य पर्वतमाला की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, महानदी और नर्मदा नदी, ये निकलती है अपने विंध्य पर्वतमाला से। तो और इसके बारे में क्या जानकारी है? तो इसके बारे में एक और जानकारी ये है कि सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। यहाँ पर धूपगढ़ क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ ऊंची चोटी। तो सर जी, अब इसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? तो इसकी ऊंचाई हो गई अपने पास 1350 मीटर। 1350 मीटर के साथ धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बारे में, ये जो धूपगढ़ है, ये चोटी कौन से पर्वत पर है? पर्वतमाला तो हो गई सतपुड़ा, ठीक है, और पर्वत का नाम क्या है? तो महादेव पर्वत। महादेव पर्वत पर ये चोटी स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर के साथ। और क्या जानकारी है इसके बारे में? तो नर्मदा नदी, कौन सी नदी गुरुजी? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोनों सतपुड़ा के पर्वत के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा के, यानी कहाँ से बहती है? सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है प्रश्न है ये। एक और बात है ये कि नर्मदा नदी और कौन से पर्वतमाला के बीच से बहती है? जैसे ये कौन सी नदी हो गई? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो एक तो हो गया अपने पास ये विंध्य और सतपुड़ा। और कौन कौन सी पर्वतमाला है जिनके बीच से निकलती है? तो इसके लिए हमारे पास हो गया, एक तो सतपुड़ा ही है, और दूसरी कौन सी पर्वतमाला हो गई? अरावली पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान। अधिकतर कहाँ पर है इसका क्षेत्र? राजस्थान में। तो ये नर्मदा नदी अरावली और सतपुड़ा के बीच से भी बहती है। और इसके बारे में कौन सी जानकारी है? तो ये धूपगढ़ जो चोटी है, कितने है ये? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी 1350 किलोमीटर। ये कहाँ पर है? राज्य कौन सा है? तो राज्य यहाँ पर हो गया अपने MP, यानी मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत पर है। याद रखते जाइए, रिवीजन करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। और राजस्थान की, देखिए नदी की बात ही आ गई है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी
राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो गई अपने यहाँ पर चंबल नदी। चंबल नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबी नदी अपने हो गई चंबल नदी। तो इसी के साथ हम और छोटी नदी पूछ ले तो कौन सी नदी हो गई? अरावली नदी। राजस्थान की सबसे छोटी नदी अरावली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको सभी डिटेल में समझाया जाएगा, बस साथ में बने रहिए लास्ट तक और पूरा शेयर करते रहिए ताकि ये सब तक पहुंच जाए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सवाल है ये। अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल कि केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं चेन्नई, कटक, बेंगलोर और क्विलोन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कटक। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान, बिल्कुल राइट आंसर हो गया कटक। अब कटक के बारे में क्या जानकारी है गुरुजी? तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है। पहले तो ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी भारतीय राज्य, कौन से राज्य में? पूर्वी भारतीय राज्य असम में स्थित है। सॉरी, ओडिशा में है स्थित है, असम नहीं, ओडिशा में। ओडिशा के कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान। केंद्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना कब हुई इसकी? देखिए साथ के साथ सभी पॉइंट कवर करते जाएंगे हम। स्थापना कब हुई इसकी? 1946 में। 1946 में क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा के कटक में। किसका हुआ? केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो अब चावल अनुसंधान है तो क्या गेहूं अनुसंधान भी होगा? तो हाँ, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान भी है, गेहूं और जौ अनुसंधान। गेहूं और जौ अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर है? अगर ये प्रश्न आ जाए अपने पास, अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने करनाल। करनाल में कहाँ क्या है? गेहूं और जौ अनुसंधान है। देखिए साथ के साथ सभी टॉपिक कवर करते जाएंगे, एक टॉपिक जैसे जो भी समान में जो भी आंसर आएगा सभी बताते जाएंगे। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न अपने पास यह है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? ऑप्शन कालिदास, चरक, पाणिनि और आर्यभट्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाणिनि। पाणिनि क्या है? संस्कृत व्याकरण के जनक। अब इन्होंने ये कब लिखा? तो ये 550 ईसा पूर्व ईस्वी में क्या लिखा इन्होंने? संस्कृत व्याकरण लिखा। देखिए सन भी साथ में याद रखिए। और इनके अब कौन से ग्रंथ में इन्होंने, पाणिनि ने अपने कौन से ग्रंथ में संस्कृत व्याकरण लिखा? संस्कृत व्याकरण लिखा। तो उस ग्रंथ का क्या नाम हो गया? अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ग्रंथ के भी नाम पूछे जाते हैं। क्या नाम हो गया उसका? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या है? संस्कृत व्याकरण। किसने लिखा? पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने लिखा है। अब हम संस्कृत व्याकरण के साथ ये भी कभी पूछ लेते हैं, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। संस्कृत के हो गए पाणिनि, महर्षि पाणिनि, और हिंदी के हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या भागीरथी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी। प्राचीन काल में गंगा को हम भागीरथी नाम से ही जानते थे। और गंगा नदी का किस में जाके मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह धातु जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं
ऑप्शन दे रखे जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या है, सिल्वर लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कड़ी मेहनत जो कि आप कर रहे हैं, अभी जो आप कर रहे हैं प्रयास और कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जीत हासिल कर सकते हैं। और AIR बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, सॉरी बहुत ज़रूरी है, नाम है AIR 1, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 पे आने के लिए भी आप कड़ी मेहनत से ऑल इंडिया रैंक 1 भी आप ला सकते हैं। तो कड़ी मेहनत और प्रयास, अगर कड़ी मेहनत करेंगे और प्रयास लगातार करेंगे, बारंबार करेंगे, तो आप एक दिन बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। क्योंकि मंजिल के लिए रास्ते छोटे नहीं अच्छे चुने जाते हैं। क्योंकि छोटे रास्तों से मंजिल छोटी मिलती है और बड़े रास्तों से बड़ी मंजिल, जो कि आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त करना ही है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतंजलि ने निम्नलिखित में से संकलन में प्रसिद्ध है, तो योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र और आयुर्वेद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, योग सूत्र, जिसके रचयिता पतंजलि हैं। और पतंजलि ने योग सूत्र के साथ साथ जो योग के जनक भी है, योग के जनक कौन है, महर्षि पतंजलि, योग के जनक महर्षि पतंजलि। और इनके बारे में, जैसे कि अब हम योग सूत्र की बात करें अगर, तो सबसे पहले योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो 196 यानी 196 सूत्र है। किसमें है, योग सूत्र में। लिखा किसने, पतंजलि। बिल्कुल सभी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, भूलेंगे कुछ भी नहीं। और पहला सूत्र कौन सा है इसका, योग सूत्र का, तो उसका नाम हो गया समाधिपाद। क्या नाम हो गया, समाधिपाद। बिल्कुल सभी क्लियर करेंगे हम साथ के साथ, एग्जाम क्रैक करने तक हम साथ में हैं। और पतंजलि योग के जनक है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। लूणी नदी पुष्कर के पास से निकलती है, तो और निम्नलिखित में किसमें गिरती है, कच्छ के रण, अरब सागर, केम्बे की खाड़ी और सांबर झील। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है, लूणी नदी। और लूणी नदी अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है, अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है। और ये मरुस्थल में, कौन सा मरुस्थल में, थार मरुस्थल में से होते हुए कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी श्रेणी में से निकलती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं पेनार, कावेरी, कृष्णा और ताप्ती। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आंसर इसका कावेरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, कावेरी, यानी ब्रह्मगिरी श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी। अब पूछे हम इसके बारे में, अब डिटेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक बार कृष्णा नदी का देखेंगे, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, कृष्णा नदी उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल होता है महाबलेश्वर से। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सरल होने वाले, बस पढ़ने की बात है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, 1400 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा सही है ये आंसर, 1400 किलोमीटर लंबाई। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये दक्षिण पूर्वी राज्य कौन से राज्य से गुजरती है, महाराष्ट्र। देखिए बहुत सारे राज्यों से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से गुजरते हुए इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर होती है। और यह लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये, बंगाल की खाड़ी में,
मिल जाती है। कितने राज्यों से निकलती है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है। अब बात करें हम अगर ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल अपने है सतपुरा की पहाड़ियां से है। हमने अभी पढ़ा सतपुरा की पहाड़ियों से है। और ये अब इसका नाम ताप्ती रहने के पीछे का क्या कारण है? तो ताप्ती नदी ताप के कारण पड़ा है। ताप यानी गर्मी के कारण ये नदी बनी है। नदी बनी है ताप के कारण, इसलिए इसका नाम हो गया ताप्ती नदी। और एक और है अपने पास ऑप्शन पेनार नदी। तो पेनार नदी का उद्गम स्थल नदी पहाड़ियों से होता है। कि कहाँ से होता है इसका? नदी पहाड़ियों से पेनार नदी का उद्गम स्थल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? तो कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? फ्रांस, रूस, भारत और चीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी किसके कारण आती है? तूफान, भूकंप, समुद्र के नीचे भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको सभी प्रकार के जीके क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं हिंदी में। इनके जवाब और क्वेश्चन भी हिंदी में है। हिंदी में पढ़ने के लिए बढ़ते रहिए और साथ में चलते रहिए। चंबल नदी किसका भाग है? साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन का भाग है कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अभी हमने पढ़ा है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए पाल, हरमैन मुलर, रुडोल्फ, कार्ल बेंच और डोल्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाल हरमैन मुलर। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये किसकी फुल फॉर्म है? डीडीटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है? देखिए नहीं होता है यहाँ पर, तो बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर में क्यों नहीं होता है? तो बाल्टिक सागर समुद्र के मामले में बाल्टिक समुद्र में तकनीकी प्लेटों के बीच में नहीं रहता है। ये तकनीकी प्लेटों के बीच में नहीं होता है, और तो ये कहाँ पर होता है? तो ये बैसाखी की चट्टानों के ग्लेशियर से लाया जाता है। कहाँ से आता है ये? ग्लेशियर से। इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। तो कारण भी आपने समझ लिया, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों नहीं होते हैं? तो ग्लेशियर से होता है, ये तकनीकी प्लेटों के बीच में नहीं होता और ग्लेशियर के कारण होता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। अब वापिस पूछेंगे एक बार, किसके कारण नहीं होता है? तो ये तकनीकी प्लेटों के बीच में नहीं होता और ग्लेशियर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है किन्नौर, बी है लद्दाख, सी है नेपाल और डी है तिब्बत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तिब्बत। तो यहाँ पर ये तिब्बत में कहाँ से होता है? तो तिब्बत के निकट मानसरोवर धारा से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर धारा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म है तो इसका तापमान कितना होगा? तो इसका सतह का तापमान 462 यानी 462 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कितना होता है? 462 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर सबसे गर्म ग्रह अगर शुक्र ग्रह है तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह सबसे ठंडा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह कौन सा ग्रह होता है? सबसे छोटा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है? बनास, गंगा, नर्मदा या यमुना? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यमुना नदी में मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? तो ये इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे पहली बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई? मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या चेन्नई? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, दार्जिलिंग। तो ये कब की गई? तो भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति 1897 यानी 1897 में की गई। कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो ये चारों है जो सहायक नदियाँ, और किस नदी की है? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा में से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो एक बार लिख लीजिए। सबसे पहले शिमशा नदी, शिमशा नदी, ये हेमावती नदी, ये चारों यहाँ से लिख लीजिए, भवानी नदी और ये एक और ऐड कौन सी करनी है? शिमशा नदी। और हम इसके साथ देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसकी हो गई भीमा नदी, डिंडी, नाम लिखिए, मुंशी, पल्लेरू, मुनेरू और कुंडली। और भी है जैसे पंचगंगा है, दूध गंगा है, और कौन सी है? तो वो ये लिख ली होगी आपने। अगली है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कौन सी है? तो मालाबारा, यह भी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। अब देखते हैं महानदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो महानदी की है मंजीरा, मनेर और शबरी। मंजीरा, मनेर, शबरी और वर्धा इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी है? महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना से संबंधित है? कौन है जो भारत निर्माण योजना से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम और रोजगार सृजन का कार्यक्रम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बुनियादी ढांचे का विकास। तो ये क्या है? भारत निर्माण क्या है? भारत निर्माण योजना, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो यहाँ पर ये ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कब शुरुआत की इसकी? 16 दिसंबर 2005 को। ग्रामीणों को अच्छा बेहतर जीवन देने के लिए 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत की। और इसका लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। और इस योजना को कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? संचालित कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये संचालित की जाती है। इसका नियंत्रण ग्रामीण विकास मंत्रालय के हाथ में होता है, या इसे संचालित ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी मौसमी प्रवाह सबसे कम है? ऑप्शन ए दे रखे हैं, ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। और प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी नदी को एक और क्या नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ कड़ी मेहनत और प्रयास करते रहिए,
और आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।